हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी के ये पढ़ा था कि अगर कुछ रजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच्ड हों तो उनका इक्विवेलेंट रजिस्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और साथ ही हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे जिसमें हमने देखा था कि डोमेस्टिक सर्किट में अप्लायंसेस को हम पैरेलल वे में क्यों कनेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें थी जो हमने लास्ट क्लास तक सीख ली हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। नाम से जैसा कि ये सजेस्ट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कुछ हीटिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। ये तो ही चैप्टर में जिस वे में लिखा है उसकी बात। अगर हम रियल लाइफ में इसके एग्जांपल्स देखना चाहें तो हम क्या देख सकते हैं? आपने नॉर्मली देखा होगा कि अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रिक बल्ब कुछ टाइम के लिए ऑन रहता है, ग्लो कर रहा होता है, तो कुछ टाइम बाद वो कुछ हीट अप हो जाता है। आप उसे टच करेंगे तो आप हीट फील कर सकते हैं। एक एग्जांपल तो ये हुआ। और आप बहुत ही एक पॉपुलर एग्जांपल ये देख सकते हैं कि मान लीजिए आपको अपने घर में आयरनिंग करनी है, प्रेस करना है कपड़ों पे, तो आप क्या करते हैं? कोई एक अप्लायंसेस होता है जिसे हम प्रेस या इलेक्ट्रिक प्रेस कह के बोलते हैं, उसे हम पावर सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं और कुछ टाइम बाद वो हीट अप हो जाता है और उस हीट की हेल्प से जो भी हमें पर्पज़ हो हम वो रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब हम तो जस्ट उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, उसे हीट उसमें जनरेट हो कहाँ से रही है? तो यही सारी चीज़ें हैं जो इस टॉपिक के अंत तक हम समझ चुके होंगे। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अच्छे से समझ लें। तो इस केस को समझने के लिए हम एक बेसिक लाइन डायग्राम फॉलो करते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक कंडक्टर है हमारे पास। क्या है? कोई एक कंडक्टर है जो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब आपको कंडक्टर के केस में डाउट नहीं आना चाहिए कि कंडक्टर क्या होता है। ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग के क्लासेस में अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है। और मान लेते हैं ये कंडक्टर का ए पॉइंट है और ये कंडक्टर का बी पॉइंट है। और कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अप्लाई करें, क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा नहीं। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव तो करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। और करंट है क्या? बेसिकली करंट है हमारा चार्ज ऑफ फ्लो। तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ चार्जेस होंगे जो फ्लो कर रहे होंगे, जिनका इफेक्ट एज अ करंट हमें देखने को मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे जो भी करा वो हम लिख लेते हैं। हमने क्या किया? हमने माना कंसीडर अ कंडक्टर ए बी connected to a cell and let V be the potential difference applied across the ends of the conductor। ये चीज़ें हमने करी, ये चीज़ें हमने नोट डाउन कर ली। अब इसके बाद हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन की वो वैल्यू होती है जो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दो पॉइंट पे ले जाने पे किया गया वर्क डन हो। तो हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस is a amount of work done in carrying a unit positive charge
in electric field positive charge in electric field from one point to another point। अगर आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली टर्म हटाना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर में ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इसी के क्रॉस हमने ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है। खैर आगे देखते हैं। देन तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हमने क्या देखी, उस हिसाब से फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने में वर्क डन है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से, वर्क डन को डिनोट करेंगे W से, और चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से। और अगर हमें यहाँ से इस वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन विल बी इक्वल टू V इंटू क्यू। V इंटू क्यू, इसे हम फिलहाल इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। ठीक है, अब अगर हम ये माने कि I करंट जो है, जो हमारे एक कंडक्टर में I करंट फ्लो हो रही है, अगर ये T टाइम तक फ्लो हो, अगर I करंट T टाइम तक फ्लो हो तो टोटल जो हमारा चार्ज है वो कितना हो जाएगा, I इंटू टी। चार्ज का फ्लो रेट ही करंट कहलाता है। अगर वो 1 सेकंड तक फ्लो हो तो I इंटू 1 सेकेंड, 2 सेकंड के लिए हो तो I इंटू 2 सेकंड, और T सेकंड के लिए हो तो I इंटू टी सेकंड, ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो इस केस में हमने क्या कहा, इफ I करंट flows through the conductor for time t टाइम के लिए I करंट अगर फ्लो करे, देन टोटल चार्ज Q will be equals to I इंटू टी। अब ये Q की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो हमें इक्वेशन 1 कैसा मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा W विल बी इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी, और इसे हम अभी के लिए इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। हमने क्या किया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस से फॉर्मूला निकाला, उससे वर्क डन की वैल्यू को सेपरेट किया, और उसके बाद हमने देखा कि अगर I करंट T टाइम तक फ्लो होती है तो उस केस में टोटल चार्ज का फ्लो कितना होगा, और वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। अब आगे देखते हैं। अब हमने जो शुरू में बात कही थी कि कोई भी अप्लायंसेस हीटअप कैसे हो जाता है, तो यही वो वर्क डन है जिसका इफेक्ट एज अ हीट हमें किसी भी अप्लायंसेस में या किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में देखने को मिलता है। कोई भी चीज़ अगर हीटअप हो रही है तो इसी वर्क डन के बराबर की एनर्जी लेके वो हीटअप हो रही है। तो इस वर्क डन को हम चाहें तो वो हीटिंग इफेक्ट के वैल्यू के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। क्या कहने का मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि ये जो वर्क डन है ये इक्वल टू होगा किसके, हीट जनरेटेड के। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, इस W को हम H से रिप्लेस कर देंगे। H किसके लिए स्टैंड करेगा, H स्टैंड करेगा हीटिंग इफेक्ट के लिए। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि दिस वर्क डन इज इक्वल टू द हीट प्रोड्यूस्ड, उसे हम S से डिनोट कर रहे हैं, इन द
सर्किट, ये कह रहे हैं हम कि वर्क डन जो है वो इक्वल टू है हीट प्रोड्यूस के। तो उस केस में ये क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारी, H विल बी इक्वल टू VIT। सेम इक्वेशन है, बस हमने क्या किया, H को रख दिया W की जगह पे। ठीक, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। आगे देखते हैं और इसमें क्या किया जा सकता है। यहाँ तक हमने देख लिया कि हम हीटिंग इफेक्ट के फॉर्मूले को कैसे डिनोट कर रहे हैं, H इक्वल टू VIT, और इसे हम मेज़र करते हैं जूल में, तो यूनिट भी ज़रूरी है। ठीक, ये तो था फाइनल फार्मूला हीटिंग इफेक्ट के लिए, लेकिन न्यूमेरिकल्स के हिसाब से हमें और भी फार्मूलों की ज़रूरत पड़ सकती है। नहीं है ज़रूरी हर बार कि हमें ये वैल्यू दी हो सीधे सीधे और हमें कह दे कि आप हीटिंग इफेक्ट कैलकुलेट करके बता दीजिए। तो उसके लिए हम एक दो स्टेप्स और देखते हैं जिससे हम आसानी से कोई भी न्यूमेरिकल टैकल कर सकें। मान लीजिए हमने पढ़ा हुआ है कुछ ओम्स लॉ करके। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा है कि V इक्वल टू IR होता है। तो अगर ये V इक्वल टू IR, V की वैल्यू हम इस V की जगह पे रखें तो हमें ये फार्मूला क्या मिल जाएगा, ये फार्मूला हमें कुछ ऐसा मिलेगा, H इक्वल टू V की जगह रखा हमने IR, I इंटू R इंटू I इंटू T, या इसी को और हम क्या लिख सकते हैं, H विल बी इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T। ये इक्वेशन हमें एक मिली, इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस है, वो हम आगे देखते हैं। और अगर हम इस इक्वेशन में एक बार, तो हमारे पास ओम्स लॉ में दो क्वांटिटी क्या है, आर को छोड़ के वोल्टेज और करंट, यहाँ पे हमें वोल्टेज और करंट मिल रहा है। एक बार हमने वोल्टेज को रिप्लेस किया, अब हम करंट को रिप्लेस करके देखने की कोशिश करते हैं। इसी फॉर्मूले से अगर हम करंट की वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, V बाय आर लिख सकते हैं। करंट इक्वल टू, ये R अपॉन में चला गया, V बाय आर। फिर सब इस फॉर्मूले में हम पुट करके देखते हैं। इसी में फॉर्मूले, ये थर्ड इक्वेशन में ही हम बार बार पुट कर रहे हैं, इसे भी हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहे हैं। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, H विल बी इक्वल टू, V की वैल्यू तो हमने V ही रखी, I की वैल्यू हमने रखी V बाय आर इंटू टी। तो इसे और क्या लिख सकते हैं अपन, V इंटू V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। इनकी यूनिट क्या होगी, ये भी जूल में और ये भी जूल में। अब एक चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने दो टाइप के सर्किट्स पढ़ी, कौन कौन सी, एक हमने पढ़ी सीरीज कॉम्बिनेशन, एक हमने पढ़ी पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। तो कौन से टाइप का सर्किट हमें न्यूमेरिकल में मिलेगा तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। क्या एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम पहले ये भी लगा लें, फिर ये लगा लें, फिर ये लगा लें, जिससे आंसर आए उसको लिखें। एक तो आप मान लीजिए टाइम है तो आपने तीनों सॉल्व भी कर लिए, लेकिन अगर पहली बार में आपका आंसर नहीं सही आया तो आप उसे कट करोगे, जो एक अच्छा इंप्रेशन बिल्कुल नहीं डालेगा आपके एग्ज़ाम में, आपकी आंसर शीट का। तो एक ट्रिक है समझने के लिए। क्या ट्रिक है, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें सारे रेजिस्टेंस ऐसे दिख रहे हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन करंट की वैल्यू सेम होती है। तो करंट की तो आपके क्वेश्चन में एक ही वैल्यू दी होगी। तो इस केस में जब आपको करंट की वैल्यू दी हो तो आप सीरीज वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और पैरेलल वाले में आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस या V या वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है। तो इस केस में आप क्या यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला किस केस में यूज़ करेंगे, जब आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल सामने आए। हमने क्या कहा, जब कॉमन करंट सब में फ्लो हो रहा हो तो करंट वाला फॉर्मूला, जब कॉमन वोल्टेज सब में हो
तो वोल्टेज वाला फॉर्मूला। ये तो हो गई कॉन्सेप्ट वाली बात। अब अगर आपको इतना सारा कुछ नहीं याद रखना है तो आप कैसे याद रख सकते हैं? सीरीज़ में हम क्या देखते हैं कि सारे रेजिस्टेंस एक सिंगल लाइन में अटैच होते हैं, सिंगल लाइन में अटैच्ड हैं, तो ये फॉर्मूला हमारा एक सिंगल लाइन में है तो हम इसे यूज़ कर लेंगे। पैरेलल में हम क्या देखते हैं, एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, ऐसा कुछ होता है। मतलब इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें 1 के अपॉन में कोई चीज़ है, v के अपॉन में r है, मतलब एक के नीचे दूसरी चीज़ है। ये जस्ट अ ट्रिक है ताकि आप ना भूलें। बाकी आप बस इसी के भरोसे ना रहिएगा कि आप भूल जाएं और फिर इसको उसमें पुट कर दें, उसको इसमें पुट कर दें। सिंपल सी चीज़ है, आपको याद रखनी है। सिंगल लाइन सर्किट सिंगल लाइन फार्मूला, डबल लाइन सर्किट डबल लाइन में फार्मूला, बस आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट कर लिया है। अब एक टॉपिक बचता है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो कुछ नहीं यही है H = I² RT। इसे ही हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या पता एग्जाम में आपके किस नाम से आ जाए और आप पढ़ के गए हो ये और उस नाम से आ जाए और लिखना यही है और आप कंफ्यूज हो जाए, तो ऐसी चीज़ें सही नहीं होंगी, आपको पता होना चाहिए। इसे ही हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए, किसी नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आए तब भी आपको यही सॉल्व करना है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आए तब भी आपको यही सॉल्व करना है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपका क्या बचता है? अब आपके दो बिल्कुल छोटे छोटे से टॉपिक्स बचते हैं, जो है इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये भी हम आगे की क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आगे हम कौन सा चैप्टर शुरू कर सकते हैं। तब तक आप इन चीज़ों को आप बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप कोई भी रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि आप सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ेंगे तो आप समझ लीजिए तलवार लटक रही है। क्योंकि आप ये मान के चलिए अभी आपके पास टाइम है, तो आप जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं वही एग्ज़ाम में आने वाला है, तो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन कवर कर ले जाएंगे। लेकिन आप सेलेक्टेड पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें सेलेक्टेड एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगी, कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो वहाँ पे आप परेशान हो सकते हैं। तो अभी टाइम है, तो अपन कोशिश करेंगे कि हर एक चीज़ पॉइंट वाइज सब कुछ क्लियर करके चलें। ठीक है, फिर आप इन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करिएगा। कल हम आपके लिए अगला टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, ओके।